भारत की आज़ादी की कहानी। हम अक्सर लड़ाइयों और क्रांतियों के बारे में सोचते हैं, राइट? पर असल कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैठकों में, प्रस्तावों में और बहसों में लिखा गया। तो चलिए आज उसी सफर पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन अधिवेशनों को देखते हैं जहां सच में एक राष्ट्र का भविष्य तय हो रहा था। जरा सोचिए, 1885 से 1947 तक, मतलब 60 साल से भी ज्यादा। हर साल देश के कोने कोने से उस दौर के सबसे तेज दिमाग एक जगह इकट्ठा होते थे। और ये कोई आम मीटिंग्स नहीं थी, नहीं, ये तो एक तरह की लैब्स थी, ऐसी प्रयोगशालाएं जहां आजाद भारत का आइडिया तैयार हो रहा था। हर एक सेशन इतिहास की किताब में एक नया चैप्टर जोड़ रहा था। आज की जो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? यकीन मानिए, बहुत ही छोटी सी शुरुआत थी। सिर्फ 72 लोग। जी हाँ, 1885 में बॉम्बे में बस 72 डेलीगेट्स एक कमरे में मिले। उन्हें शायद खुद भी नहीं पता होगा कि उनकी ये छोटी सी मीटिंग एक दिन उस ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख देगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी डूबता ही नहीं। तो कांग्रेस का जो पहला दशक था, उसे हम मॉडरेट्स या नरमपंथियों का दौर कह सकते हैं। ये पढ़े लिखे लोग थे, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर। इनका मकसद अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना नहीं था, नहीं, वो बस सिस्टम के अंदर रहकर सुधार चाहते थे। उनकी मांगें बहुत सीधी साधी थीं कि भाई सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों को भी ज्यादा मौके मिले। और एक बात जो शुरुआती कांग्रेस में कमाल की थी, वो थी इसकी इंक्लूसिविटी। सोचिए, पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, एक हिंदू। ठीक 2 साल बाद 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और कमाल तो देखिए, उसके अगले ही साल 1888 में एक अंग्रेज, जॉर्ज यूल, को अध्यक्ष चुना गया। ये एक साफ साफ मैसेज था कि ये आंदोलन किसी एक धर्म या जाति का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। अब जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा, इसने सिर्फ राजनीतिक मांगों से आगे देखना शुरू कर दिया। अब फोकस एक राष्ट्रीय पहचान बनाने पर था। यहीं से देश को जोड़ने वाले ताकतवर सिंबल सामने आए, लेकिन हाँ, यहीं से विचारों का टकराव भी शुरू हुआ। और इसी दौर में 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ये वो पल था जब एक गीत ने पूरे देश की आत्मा को छू लिया। जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक प्रार्थना बन गया, एक कसम बन गया, एक क्रांति का नारा बन गया, जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को हिम्मत। और फिर एक शब्द सामने आया जिसने खेल ही बदल दिया, स्वराज। इसका मतलब था स्वशासन, अपना राज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक सपना था, एक मंजिल थी। और ये आइडिया इस पूरे आंदोलन का दिल बन गया। इसने सारी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। इस शब्द को आधिकारिक तौर पर मंच पर कौन लाया? 1906 में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन से पहली बार स्वराज की मांग की। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब बात सिर्फ अर्जियों और याचिकाओं की नहीं थी, अब बात थी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने की। लेकिन देखिए, जब इतनी नई एनर्जी आती है तो टकराव भी होता है। 1907 का सूरत अधिवेशन इसी टकराव के लिए जाना जाता है। यहीं पर कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। ये इस बात का सबूत था कि आजादी की राह सीधी और आसान बिल्कुल नहीं होने वाली थी। सूरत के इस फूट के बाद आंदोलन एक नए और ज्यादा रैडिकल दौर में दाखिल हुआ। अब लक्ष्य सिर्फ स्वराज या सेल्फ रूल नहीं था, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, मतलब ब्रिटिश राज से पूरी तरह, बिना किसी शर्त के आजादी। इस दौर में कांग्रेस का चेहरा भी बदल रहा था। कई पहली बार हुए, जैसे 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी। फिर 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और एक और मजेदार बात, महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने, 1924। तो आप फर्क देख रहे हैं? आंदोलन ने कितनी लंबी छलांग लगाई थी। कहां शुरू में सरकार में बस थोड़ी ज्यादा सीटें मांगी जा रही थीं, और कहां अब लक्ष्य बन गया था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। लेकिन ये जो पूर्ण स्वराज की घोषणा थी, ये अचानक नहीं हुई। इसकी जमीन धीरे धीरे तैयार हुई। 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस के संविधान को बदला गया, उसे ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया गया। 1924 में बेलगाम में गांधी जी ने कमान संभाली। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आखिरकार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब पूर्ण स्वराज की मांग तो कर दी, पर इसके साथ एक नया और बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आजाद भारत होगा कैसा? अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की नहीं थी,
अब लड़ाई थी एक ऐसे देश की नींव रखने की जहां सबको न्याय और बराबरी मिले। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है 1931 का कराची अधिवेशन। यहाँ पर कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं की, बल्कि मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का प्रस्ताव भी पास किया। ये एक तरह से आने वाले भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट था। इस आंदोलन को सच में एक जन आंदोलन बनाने के लिए कांग्रेस को शहरों की बैठकों से बाहर निकलकर गांव तक पहुंचना था, और 1937 का फैजपुर अधिवेशन इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहली बार था जब कांग्रेस का सेशन किसी गांव में हुआ। ये एक सिग्नल था कि पार्टी अब भारत के किसानों और मजदूरों की आवाज भी बनना चाहती है। और अब हम आते हैं आज़ादी के संघर्ष के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था, दुनिया बदल रही थी और भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन ये रास्ता भी कांटों से भरा था। 1940 का दशक बहुत उथल-पुथल वाला था। एक तरफ वर्ल्ड वॉर II ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, दूसरी तरफ भारत के अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता आज़ादी के लिए एक अलग, ज्यादा आक्रामक रास्ता अपना रहे थे। कांग्रेस को इन सब मुश्किल हालात से गुजरना था। 1946 में, आज़ादी से ठीक एक साल पहले, मेरठ में J.B. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहरा तो वही उस संगठन के मुखिया थे जिसने इस एक सपने के लिए 60 साल से भी ज्यादा संघर्ष किया था। तो सोचिए, वो सफर जो एक छोटे से कमरे में 72 लोगों के साथ शुरू हुआ था, वो 62 साल बाद करोड़ों लोगों का एक समंदर बन चुका था। याचिकाओं और प्रस्तावों से शुरू हुई यह कहानी अब आज़ादी के किनारे पर पहुंचने ही वाली थी। तो कांग्रेस के इन अधिवेशनों की कहानी सिर्फ कुछ मीटिंग्स का ब्यौरा नहीं है, ये एक राष्ट्र के बनने की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सूरत में वो फूट न पड़ी होती तो, या अगर पूर्ण स्वराज की मांग कुछ साल बाद की जाती तो। इतिहास ऐसे अगर मगर से भरा पड़ा है, पर एक बात तो तय है कि इन्हीं अधिवेशनों ने भारत की तकदीर को वो शक्ल दी जिसे आज हम देखते हैं।